तो राजकुमार भाटी से क्या दिक्कत हुई कि एफआईआर तक करानी पड़ गई? राजकुमार भाटी जी को मैं तो हालांकि बड़ा ज्ञानी और विद्वान आदमी मानता था कि एक आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से, लेकिन एक पत्नी के कई कई पति हो, जाट गुजरों में होता है। लेकिन पता नहीं पिछले 1-1.5 माह से क्या तो उसका कहीं बुद्धि में कमी आई, क्या आई या गर्मी चढ़ गई, उल्टा सीधा ही बोल रहा। और तभी हमने एफआईआर करी है, माफी योग्य भी नहीं। क्या 2027 में समाजवादी को डैमेज लगेगा अगर इस तरीके के बयान और आते रहे? देखो नुकसान तो होता है। राजकुमार भाटी जी समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, छोटा पद तो उनके पास नहीं है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कोई शब्द बोल रहा तो उस पार्टी का शब्द है। वहीं पर जैसे आपने बार बार 2013 दंगों की बात करी, क्या हुआ था उस दिन? सात तारीख वाली में आपको पता ही है, दंगे भड़क गए, फिर चारों ओर आर्मी लगी, फोर्स लगी, मारकाट जो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं उस समय की जो सरकार है उसको दोषी मानता हूं। तो एक बात बोली गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या दुगनी हुई? 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी तो कहीं दुगनी हुई नहीं जी, बल्कि हमारी तो घट गई। और ये नाज मिल रहा है सरकार से, बहुत सारी चीजें चल रही है। अगर आप इसे बंद करके देख लो, अब स्थिति ऐसी है कि ना आदि भुखमरी आ जाए। लेकिन बस हम कह रहे हैं कि भाई विकास कर रहे हैं, विकास तो चंद लोगों को हो रही है। तो हर साल पूरे देश में 10,000 के करीब किसान मर रहे हैं, क्या कारण देखते हैं? खेती आज की तारीख में घाटे का सौदा हो रहा है। ये मुद्दे इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं दिखाई देते? 27 का इलेक्शन आने वाला है, किसानों की समस्याओं पर बात क्यों नहीं होती, किसानों के मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? किसानों की बात तो करने वाले मैं यही कहूंगा, राजनीतिक रूप से चौधरी चरण सिंह, राजनीतिक रूप से चौधरी टिकैत साहब नेता हमारे बीच नहीं रहे। एक समय था किसान की बात करे बिना राजनीति भी नहीं होती थी इस प्रदेश में। जो किसान की बात करेगा वो राजनीति करेगा, ये नारे थे उस समय। इस मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं थी? पोल्यूशन कम करो उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न यूपी में पोल्यूशन मत दो, आरडीएफ के नाम पर हम क्यों जलाएंगे कूड़ा? वोट मांगने आते हैं तो आम जनता क्यों नहीं बात करती नेताओं से कि भाई ये काम करो पहले हमारा? सच्चाई का आपको भी पता, मेरे तो और क्या हुआ भाई, कोई अगवानी सी करे भी 2 दिन बाद आप भी आवाज घूमने लगे। आर्मी की पेंशन नहीं बंद होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जो जीवन के महत्वपूर्ण समय वो बॉर्डर पे बेचारा धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में, सबसे बड़ी बात है हर समय गोली के सामने छाती रहे, किस समय कहां से आ लगे, उसकी पेंशन नहीं बंद होनी चाहिए। नहीं करी है पेंशन बंद होनी चाहिए नेताओं की। एक की भी नहीं हुई है, एक पार्षद भी अगर बन जाएगा उसकी पेंशन बिल्कुल हो जाएगी। मैं वही कहता हूँ, बंद होनी चाहिए तो इनकी होनी चाहिए। अपनी सैलरी बढ़वानी हो तो सब एक पक्ष से, सब ऐसे तेली बजावे, सारे मेज बजावे, पक्ष विपक्ष। सब्सक्राइब करने के लिए मैं तो यही कहूंगा, मैं तो खुद कर रखा है, मैं आपको अपना दिखाऊं, और बाकी मैं अपने जो दर्शक है इनके और हमारे चाहने वाले हैं उनसे भी मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ भाई इस चैनल को जरूर में भी देखे और इसको सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर में जिनके पास आए हैं वो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? धन्यवाद जी, ठीक है। आज काफ़ी सारे विषयों पर बात होगी, पर सबसे एक ज्वलंत मुद्दा वर्तमान में है वो है राजकुमार भाटी वाला, जी, जिसके ऊपर आपके संगठन ने एफआईआर भी कराई है। जी। तो शुरुआत करते हैं कि आपने कैसे जो ये जाट महासभा शुरू करी, क्या हुआ था ऐसा? जाट महासभा हमारा वैसे तो बहुत पुराना संगठन है। 2001 में एक रजिस्ट्रेशन हुआ था जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर के नाम से, जिसमें हमारे समाज के बहुत सारे बुजुर्गों ने उस पौधे को लगाया था। ज़्यादातर रिटायरमेंट लोग थे उसमें, और उन्होंने समाज हित में बहुत सारे कार्य करने शुरू करे, जैसे कि जो बच्चा पढ़ने में होशियार है उसको सम्मानित करना, या किसी विशेष क्षेत्र में योगदान किसी भी बच्चे का रहा हो उनको समय समय पर उसको सम्मानित करना, जिससे और बच्चे भी इससे देखकर आगे बढ़े जी। तो ये कार्य जाट महासभा कर रही थी। लेकिन इसी बीच में एक चुनाव हमारा 3 साल में होता है, हर 3 साल में? 3 साल में, ठीक है। वो सर्वसम्मति से ज्यादातर किसी एक व्यक्ति को चुन लेते थे। लेकिन इसमें 2022 में एक विवाद हुआ, जब चुनाव हो रहा था उसके पक्ष में बहुमत नहीं था, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती, जगदीश बालियान नाम था जी, पद पर बना रहना चाहता था, जिसमें हमारे यहाँ संरक्षक मंडल को अधिकार दिया है ऐसी स्थिति में वो कमान अपने हाथ में लेकर और नए सिरे से चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सबको नकारते हुए ना किसी संरक्षक मंडल की बात मानी, ना समाज की, और जबरदस्ती की मैं अध्यक्ष हूँ। तो उसमें हमने फिर कानून का सहारा लिया,
जो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है सहारनपुर में, हमने वहाँ चिट्ठी लिखी कि हमारा ये संगठन है, इसके ये मेंबर है और जो चुनाव हो रहा था वो सही नहीं हुआ, उसमें धांधली हुई है और हम आपकी देखरेख में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। तो हमने चिट्ठी लिखी, उन्होंने उस कार्यकारिणी को बैन कर दिया और कालातीत घोषित कर दी। ठीक है। उसके बाद संगठन का रजिस्ट्रेशन अलग है, कार्यकारिणी का अलग है। संगठन का रिन्यूअल हर 5 साल में होता है, कार्यकारिणी का 3 साल। ठीक है। मामला विवाद में हो गया, हम फिर कोर्ट में चले गए क्योंकि जो खाते में पैसा था वो समाज का पैसा था। मैं कहा भाई इसका दुरुपयोग ना हो, तो हमने एक कोर्ट से आदेश ला के बैंक में दिए और हमारा संगठन विवादित है, कमेटी कालातीत घोषित हो चुकी। ऐसी स्थिति में वो खाता भी बंद हो गया। विवाद बढ़ता रहा, चलता रहा, फिर आखिर में हमने कहा भाई हमें काम करना है, अगर संगठन विवादित रहेगा काम नहीं हो पाएगा। तो हमने एक नया संगठन रजिस्ट्रेशन कराया जिसका नाम रखा जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। वैसे तो इसका कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हमने केवल ये जिले के लिए बनाया था और हम ये चाहते थे कि जितने भी बड़े राष्ट्रीय संगठन हैं में जिले की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हमने अपना जिले का एक गठन किया और हम जिले में हमने इस उम्मीद से संगठन बना जी कि अगर कहीं समाज का किसी गांव में एक परिवार भी है और उसकी कोई समस्या है तो ये संगठन उसके लिए भी काम करेगा। ठीक है। और हम उसमें सफल भी हुए हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है, हमने 30 मार्च 2025 में एक सिसोली में रैली की थी जिसमें हजारों की संख्या में उसमें समाज के लोग इकट्ठे हुए और उस समय हुए जब गन्ने की फसल का काम चल रहा था जी। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा भाई समाज को वास्तविकता आवश्यकता है संगठन की और हमें इसमें काम और तन मन धन से करना चाहिए। तो हमारे साथी जैसे कि मेरे साथ मेरी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है जयवीर सिंह जी महासचिव के पद पे है। ठीक है। 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर में साथ रहते हैं। कोई भी समाज में मैं 2-4 उदाहरण भी दूं, अभी एक बेटी के साथ डिग्री कॉलेज के एक प्रोफेसर ने गलत किया, हमने उसमें उसका साथ दिया और उसको जेल भेजने का काम किया प्रशासन द्वारा और उसमें हमने कोर्ट में भी पैरवाया। आज तक का 1 साल हो लिया, उसकी बेल नहीं हुई। ठीक है। अभी उज्जवल राणा का मामला था बुढ़ाने का, उसमें भी हमने उस लड़ाई को लड़ा और प्रशासन से भी उसमें 15 लाख मुआवजा दिलवाया हमने। बाकी आज कानूनी कार्रवाई उसका परिवार है, बाकी वो कर रहे हैं और वो संस्था भी आज भी जो गलत तरीके से उस संस्था पे काबिजा चला रहा था वो संस्था भी बंद है। ऐसा ही मुद्दा मैं आपको बताऊंगा भाई साहब, जैसे कि और मैं अगर पीछे जाऊं, जाट महासभा ने दंगे के समय भी बहुत काम किया था, बहुत लोगों की मदद की थी अपने हिस्से से। सरकार जो कर रही थी उसमें 2013 में भी हमने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। जो पीड़ित पक्ष था उसको कानूनी रूप से सामाजिक रूप से हमने उनका सहयोग किया और ऐसे ही कार्य जनहित के हम करते रहते हैं। किसी बच्चे को जैसे कि पढ़ने वाला बच्चा है और पढ़ना चाहता है, कोई उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना खर्च वहन कर सके, ऐसे केस में भी हम मदद करते हैं जी। और बाकी यहाँ हमारा भोपर रोड पे एक बागड़िया समाज होता है। मैं आपको बताऊँ 8-10 साल पहली घटना, उनके यहाँ लोहे का काम होता है, बस पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा। एक बार हमने कहा भाई इन बच्चों को आप पढ़ाते क्यों नहीं, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा, अगली पीढ़ी को बदलाव करो जी। देशों का बदलाव हो रहा, डिजिटल युग हो रहा, तो हमने वहाँ शुरुआत कराई। आज उनके मेरे ख्याल से 20-25 बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि हमने तो 2-4 की अपनी ओर से शुरुआत कराई थी। हमने कहा था हम फीस देंगे, इनकी ड्रेस किताबें हम व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे ही कार्य जाट महासभा के है और समय समय पर करते रहे। ठीक है। 8-9 महीने पहले आपने जैसे बताया बहुत विवाद चला था और जिनका नाम आपने लिया जगदीश बालियान, उन्होंने आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए थे, लूट का आरोप लगाया, विदेश में यात्राओं के आरोप लगाए, तो क्या कहना चाहते हैं?
बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना पास्ट रोल। हर वर्ष पिछले 10-15 साल से मैं विदेश जाता हूँ। मैं तो अध्यक्ष तो 1 साल से ही बना। 15-20 साल से आप जा रहे हो? हाँ, जा रहे हो। और मैं अब तक का 29 देशों की यात्रा कर चुका। ये तो कोई मेरा ऐसा नहीं, मैं एक बिजनेसमैन परिवार से हूँ और बिजनेस करता हूँ और मेरा अपना करोड़ों के टर्नओवर है जी। तो ऐसे मेरे लिए मैं अपने बिजनेस मीटिंग के लिए भी, मैं तो अभी 11 तारीख को फिर चाइना जा रहा, 19 में लौटूंगा। तो ये तो खैर उसका कहना काम है। मैं इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता कि हमारा जो जाट महासभा का फंड है, खाता है, जब से मैं अध्यक्ष हूँ उसमें से 1 रुपया नहीं निकला। बस ये मेरा प्रमाण है जो उसमें आया। और हमने अपना ऑनलाइन सारा लेन देन ऑनलाइन कर दिया। ठीक है। जो क्योंकि अब हमारे यहाँ कैश का सिस्टम ही खत्म कर दिया। जिसको दान देना हो सब ऑनलाइन, उसमें सब ऑनलाइन आएगा खाते में। और उसका फंड का यूज भी हमने, एक जो कमेटी है, अगर कहीं यूज करना पड़ता है, जैसे कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, उसके लिए हमने एक कंपनी को हायर कर रखा है, उसको चेक से भुगतान दिया। ठीक है। बाकी हमारा और जर्नल खर्च है, भाई मीटिंग बोल रहे, चाय पानी की व्यवस्था, तो वो हम अपने स्तर से खुद करते हैं ना। वो समाज है, कभी मैं ले गया, कभी हमारे जयवीर जी ले गए, कभी और अन्य साथी, ऐसे व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। वहीं पर एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया, वो आया राजकुमार भाटी का। जी। तो राजकुमार भाटी से क्या दिक्कत हुई कि FIR तक करानी पड़ गई? राजकुमार भाटी जी को मैं तो हालांकि बड़ा ज्ञानी और विद्वान आदमी मानता था जी, क्योंकि मैं अब नहीं मानते? नहीं, सुन लो, उसकी जो डिबेट में देखता था अच्छा, उसकी डिबेट में वो तथ्यों के आधार पे बोलता था। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, और ऐसी चीज नहीं। मैं उनको गूगल करके मैं भी देखता था कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। मेरी आदत आज भी है, जो विद्वान व्यक्ति डिबेट पे आता है मैं सुनता जरूर हूँ, और मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनता, डिबेट ज्यादातर सुनता हूँ। ठीक है। और उससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, और उसके साथ साथ ये पता चलता है इस व्यक्ति की योग्यता क्या है। तो मेरी नजर में तो वो बड़ा सही व्यक्ति था, और बड़े तथ्यों के आधार पर। लेकिन पता नहीं पिछले 1-1.5 माह से क्या तो उसका कहीं बुद्धि में कमी आई, क्या आई, या गर्मी चढ़ गई, उल्टा सीधा ही बोल रहा। नहीं बोलना चाहिए ऐसे शब्द। माताएं बहनें किसी की भी हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, उसके लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो अमर्यादित थे। और हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं, और तभी हमने FIR करी। ये माफी योग्य भी नहीं, वो माफी मांग लेते 1%, तब भी हम समाज में बैठ के सोचते। लेकिन उसने तो पश्चाताप भी नहीं किया इस पे। इसलिए हमने एक मीटिंग बुला कर निर्णय लिया, इसे कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति है, संविधान में हमारा विश्वास है, तो हमने उसकी FIR लॉन्च की। कप्तान साहब से मुलाकात की, कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया था, और उन्होंने अपने आश्वासन को पूर्ण किया। उसी दिन उसको ऐसी धाराओं में मुकदमा करा कि उसको कहीं ना कहीं उसकी सजा जरूर मिलेगी। ठीक है। तो जो FIR आपने दर्ज कराई, पर मैं पूरी वीडियो देख रहा था, तो इससे पहले उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी कहा था, वो अलग मुद्दा है, बाद में माफ़ी मांग ली। उसके बाद गुज्जर और जाट के बारे में बोल दी वो चीज़ें। पर वहीं पर टिकैत जी की वो थी, बरसी थी, वो पूरा आयोजन था, उसमें काफ़ी सारे जाट बैठे थे। जी। राकेश टिकैत जी भी बैठे थे। जी जी। वहां पर सब दांत फाड़ रहे हैं उनकी बातों पर। तो ऐसा क्या कारण नहीं, था? ऐसी वीडियो मैंने नहीं मैं आपको वीडियो दिखाऊं? हाँ, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे, राकेश जी तो इस बात पर बल्कि और गंभीर थे और गुस्से थे। उन्होंने इसके लिए सफाई भी दी कि आपने देखी होगी वो भी नहीं, जो और लोग थे ऑडियंस में, वो हंस रहे थे। और तो देखो, मैं कह रहा जी, और तो देखो वहां भीड़ है जी, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो वहां एक आदमी की कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। देखो हंस रहे हैं लोग, देखो सामने लोग हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं। जी जी जी। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है उनकी भी मानसिकता भाटी जैसी हो, लेकिन मैं राकेश टिकैत जी के लिए तो क्या बताइए, मजाक के व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूँ, मैं ना इस चीज के पक्षधर है, और उन्होंने खुद इस चीज का खंडन भी किया, और मीडिया पर आकर बता उन्होंने गलत किया है, और उनको माफी भी मांगनी चाहिए। ये भी राकेश टिकैत जी ने कहा, वो मेरे पास है वीडियो। क्या इस तरीके की जो वो कह रहे हैं, मतलब लोग उनके जो फॉलोवर्स कह रहे हैं कि मजाक में कहा? देखो, तो ऐसी चीजों की मजाक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी के सम्मान से खिलवाड़ करोगे और उसे कहेंगे मजाक है, तो मैं तो ये कहूंगा ऐसी मजाक अगर भाटी साहब कर रहे तो गलत है। और आगे के लिए भी मैं तो यही नेक सलाह दूंगा, भाटी जी आप पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हो, इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए था।
लेकिन फिर भी आपने गलती करी, उसका तो आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा, वो कानूनी रूप से हो या सामाजिक रूप से। एकता दिखाने के लिए कि जाट और गुज्जर एक समान हैं, इसलिए ये चीज़ कही गई, आपको ऐसा लगता है? देखो, ये एक ऐसा विषय हो जा, मेरी आयु जितनी है मैं उस एक्सपीरियंस से बता सकूं जी। बाकी तो मैं भी इतिहास पढ़ के बता रहा। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके प्रमाण नहीं, लेकिन हम उन्हें इतिहास से ही मान लेते हैं। ऐसा अभी मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे गांव में एक मंदिर है काली सिंह, ठीक है। उस पर कई राज्यों के भक्त लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और वहां पे दूध चढ़ता है, पंडित जी बाहर खीर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे भक्तों से जानना चाहा, भाई आप इतनी दूर से आए, किस आस्था को लेकर आए, आप जानते हो काली सिंह जी के बारे में? अकना जी बस ये है कि लोगों ने बताया कि पशु ठीक ठाक रहेंगे, आप जाओ। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, हमारे यहाँ एक किताब है बालियान खाप का इतिहास जी, उसमें उसका वर्णन है। काली सिंह, भूरी सिंह, हरि सिंह, 3 भाई थे। काली सिंह उस समय पशुओं के वैद्य थे। हमारे गांव का नाम सिसोली नहीं शिवपुरी था, और आज भी उसका एक प्रमाण मिलता है, जो किसान भवन है उस पे मंदिर है, देवी मंदिर पे एक पत्थर लगा हुआ, वो कभी जाओगे अगर सिसोली, उस मंदिर पे जाना, ऊपर एक पत्थर लग रहा है, उस पे हमारे गांव का नाम शिवपुरी है। शिवपुरी, हाँ, हमारे बड़ों की याद से भी पहला है वो। लेकिन वो एक पत्थर मिला था, उस पत्थर को स्वर्गीय टिकैत साहब ने आज भी उस मंदिर पर लगवाया था, जिससे एक पहचान रही। तो उस किताब में ही इसका उल्लेख है कि जो ये काली सिंह बाबा थे, ये पशुओं के वैद्य थे जी। पशु के अगर आकर हाथ फेर दे, कैसी आस्था थी, पशु को आराम हो जाता, कान पकड़ी, पूंछ पकड़ी, भाई वैद्य जी को बुला लो, पशु ठीक हो गया। उनकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने कहा, यार बाबा जी का एक थान बनना चाहिए। बाद में पशु ने दूध नहीं दिया, पशु का है बुखार या और बीमारी, बोले भाई बाबा नाराज है, कहीं ना कहीं कम्मच दिखा के, सुआ लगा के उसकी धार काट ली, भाई जाओ कुल्लो में दूध चढ़ा कर, वहां दूध चढ़ाए, पशु भले या समय के साथ ठीक होगा, लोगों की आस्था जुड़ गई। लेकिन उसके बाद जाना उसे किसी ने नहीं, वो चीजें बढ़ती चली गई। अब हो क्या रहा है, बाहर पंडित जी लोग मतलब है उसमें, और अंदर एक दूसरे समाज से बैठते हैं, तो दोनों परिवारों के काम तो ठीक चल रहे, चढ़ावट ठीक आ रहा, ठीक, लेकिन इतिहास को कभी नहीं जानने की कोशिश करी, न जनता को बताने की करी है क्या मामला। बस मंदिर बन गया, एक देवता थे, जबकि एक साधारण व्यक्ति थे। उसी गांव में उनका जन्म हुआ, उसी गांव में वे वैद्य बने पशुओं के, उसी गांव में उनकी मृत्यु हुई। तो मेरा ये कहना है, इतिहास को हमें जानना जरूर चाहिए, और कभी कभी न जाने अनजाने में हम गलत फैसले ले लेते हैं। ठीक है। तो मैं भाटी जी की अच्छाई मानता हूँ, वो इतिहास को जानता जरूर है, लेकिन ये जो उन्होंने काम किया, इसके हम उनके घोर खिलाफ है, निंदा करते हैं, और FIR भी दर्ज करी। बहुत सारे कह सकते हैं कि आप तो भाटी जी के पक्ष में बोल लो, अगर मैं उसके पक्ष का होता है, FIR नहीं दर्ज करते हम। तो मैं तो केवल अच्छे के अच्छा का यार, बुरे को बुरा का। जी। वहीं पर कुछ युवा नोएडा के जो भाटी जी का आवास है उस पर जाकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, जाट युवा, और सबको कह रहे हैं कि सभी लोग आओ और हम सवाल पूछेंगे और प्रदर्शन करेंगे उनके वहाँ जाके। तो ये ठीक है, गलत है? मैं इसे गलत मानता हूँ, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, और संविधान के हिसाब से हमने FIR लॉन्च कर दी। अब डिसाइड कोर्ट करेगा उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, परिवार थोड़ा दोषी है इसके लिए। भाई अगर आप बहुत सारे किसी के घर पर हमला बोलोगे, वो भी फिर कानूनन अपराध है, उनको भी राइट है, वो भी FIR कर सकते हैं उनकी। तो मैं नहीं मानता इस बात को, सही गलत है, और परिवार कहीं दोषी नहीं है किसी के घर पे आप ऐसा हमला। भाटी जी ने अगर गलत बोला, उसके लिए भी मैं नहीं कहूंगा भाटी जी के लिए आप उल्टा सीधा करो, आप FIR करो आप में दम में। होता क्या है कि एक भीड़ के, आप भी देखते हो रोज बहुत सारी कवरेज करते होगे, भीड़ आवे, हल्ला गुल्ला बोल रहे, फिर में मिलते नहीं कहीं, गायब। हाँ, गायब हो जा। ऐसा हमने 2013 का देखा है दंगा, जो यहाँ दंगा करवाने वाले थे, मैं आज तक कभी नहीं मिलते।
और सही लोग उसमें पिस गए। फिर FIR आप देख लो, करेंगे। किसी भी केस जी, को, जी। मर्डर होता है कहीं, जी। मर्डर तो करने वाला 1 या 2 व्यक्ति करते हैं, नामजद उसमें 8-10 हो, 6 निर्दोष तो जाते हैं। किसी भी जेल का इतिहास लो, उसकी 80% उसमें जो कैदी है में निर्दोष है बेचारा। जी जी जी। वहीं पर हम देखें कि क्या 2027 में समाजवादी को डैमेज लगेगा अगर इस तरीके के बयान और आते रहे इनके नेताओं की तरफ से? देखो, नुकसान तो होता है भाई। अगर राजकुमार भाटी जी समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, छोटा पद तो उनके पास नहीं है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कोई शब्द बोल रहा तो उस पार्टी का शब्द है, पार्टी लाइन। हालांकि आप बाद में बहुत सारे नेता कह रहे व्यक्तिगत बयान है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानते से नुकसान होता है समाजवादी को। जाहिर सी बात है नुकसान होगा इस बात का। तो समाजवादी ने इनके ऊपर ज़्यादा कुछ एक्शन भी नहीं लिया, केवल बोला है कि मर्यादित बयान दो, मतलब कुछ एक्शन लिया नहीं गया। जैसे अनुमन इतनी बात पर 3 समाज को, पहले ब्राह्मण समाज, फिर जाट और गुज्जर समाज, तीनों को ही नाराज कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया, क्या देखते हैं आप? क्या रीज़न है समाजवादी पार्टी बिल्कुल चुप है? देखो बात साहब, ये तो समाजवादी के अध्यक्ष बता सके, मैं तो किसी भी दलों में मैं नहीं हूँ, मैं तो एक सामाजिक संगठन है उसका अध्यक्ष हूँ। एक्शन लेना चाहिए था वैसे, कुछ देखो, एक्शन तो उस मामले में मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, उनका अंदरूनी मामला है, पर गलत है, उनको करना चाहिए कुछ न कुछ कार्रवाई अपने स्तर से भाई, मौखिक रूप से, लिखित रूप से स्पष्टीकरण तो कुछ न कुछ उनसे मांगना चाहिए था भाई, क्यों किया उन्होंने ऐसा। और जहां तक है, हो सकता है हमें ना पता हो, कर भी रहे हो अंदर खाने जी, लेकिन नुकसान होगा पार्टी को। और मैं राजनीतिक बातों में इसलिए ज्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं तो केवल जो राजनीति कहूंगा अपने संगठन को, किसी राजनीतिक दल का तो है नहीं, समाज का संगठन है। और हमारे संगठन में सभी दलों के व्यक्ति है, वो समाजवादी के भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी है, राष्ट्रीय लोकदल के भी है, और अदर जैसे कि अभी अपना चंद्रशेखर की पार्टी है, अब तो इसके भी हमारे साथ तो साथी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने तो ये एक अपने यहाँ प्रस्ताव भी पास कर रखा कि भाई इस मंच पे कभी भी राजनीतिक बात नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी दल से हो, केवल समाज की बात करेगा। समाज में भी ऐसी बात नहीं करेंगे हम जिससे कि दूसरी जातियां आहत हो, केवल अगर हम किसी का भला कर सके वो बात करें। ठीक है। वहीं पर जैसे आपने बार बार 2013 दंगों की बात करी, तो थोड़ा सा उस पर हम आते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से यहीं पर थे, आप तो चीज़ें देख रहे थे, क्या हुआ था उस दिन, क्या चीज़ें हुई थी और ये दंगा इतना भड़क कैसे गया था? चलो आप छिड़वा ही रहे, बहुत पुरानी बात, अब तो समाज शांत हो रही। मैं आपको बताऊं, उस समय थोड़ा अगर हम जाने, मैं उस समय युवा प्रदेश अध्यक्ष था जाट महासभा का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। जनरल SS अहलावत हमारी मेन बॉडी के अध्यक्ष थे। जब ये घटना हुई हमें भी फोन आया और हम भी यहाँ से जानचट कोतवाली पड़ती है कवाल गांव की, वहां पे पहुंचे। और वहां पे जाने के बाद बहुत सारी भीड़ थी। कुछ लोगों ने कहा भाई FIR इसकी हो, कुछ ने कहा इसकी हो। लीगल राय ली गई, लीगल राय के आधार पे 7 लोग नाम दर्ज कर दिए गए। नाम दर्ज होने के बाद अपना भीड़ अपने घर को चली गई, ना पीड़ित परिवार से फिर बुझा गया और ना किसी से, बस वो भीड़ थी वहां। और जैसे ही FIR लिखी गई सब अपने घर। उसमें जो लड़की की एक हमारी पुरबालियान गांव है हमारी खाप का, वहां की वह बेटी थी जिसकी शादी जो मरने वाले थे सचिन उनके यहाँ हुई थी। ठीक है। उसके भाई भी हमारे परिचित थे पुरबालियान से। जब सब भीड़ इधर उधर, हमने कहा यार PM भी होना है और वहां चलते हैं। हम 7 लोग, उस समय रात के 11 बज रहे थे, हम PM हाउस चले गए। ठीक है। केवल 7 लोग थे, मैं इसलिए बता रहा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं वहां ये था वो था। 7 ही लोग थे, 7 लोग। ठीक है। जाके हमने PM हाउस पे
एसडीएम से बात की कि डॉक्टर की टीम नहीं आई और इसमें आप, उन्होंने कहा कि पैनल बनाया गया है, 5 लोग इसे पैनल में पीएम करेंगे। तो ठीक है जी, पैनल आ गया। लगभग उस समय बज गए थे 12:30। फिर बात आई वीडियोग्राफी भी होगी, तो कैमरे वाले बुलाए गए। रामपुर तिराहे पे पीएम हाउस था, तो रात के करीबन उस समय 2 बजले थे। मैं हमें पीएम हाउस पे बोले कर्मचारी कि जी थोड़ा कपड़े की व्यवस्था कर लो, बॉडी को कफन ठीक है। नहीं। तो हमने रात के 2 बजे, आज भी मुझे याद है, मैं खुद गया था। सामने ही एक दुकान थी गणपति के नाम से, ठीक है। वहाँ से कफन खरीदे और उनकी बॉडी हम लेके, उस समय सुबह के 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4, गाँव लेके हम पहुँचे। हल्की हल्की बारिश भी आ गई थी। हम लोगों ने, कपड़े खराब हो रहे थे, मिट्टी विट्टी में कहीं चेंज कर यार, अंतिम संस्कार सुबह होगा। हम बस यहाँ मुजफ्फरनगर तक आए, कपड़े बदले, फिर वापस चल दिए। चारों ओर से भीड़ बढ़ती जा रही थी। कवाल खाली हो चुका था और राकेश टिकैत जी भी उसमें पहुंच चुके थे। उनका अंतिम संस्कार खेत में हो रहा था। वहाँ ये तय हुआ कि भाई जो दोषी है उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। और दूसरे पक्ष द्वारा एक मुकदमा कायम करा गया था 6-7, जो निर्दोषों के नाम लिखे गए, ये FIR निरस्त हुई। ये मांगती जांच मांगती कोई नहीं। उस समय ना कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम था, केवल ये मांगती कि भाई जो दोषी है उन पर खिलाफ उनके कार्रवाई हो, और जो FIR उन्होंने करी उसे निरस्त करा जाए। ठीक है। ऐसी स्थिति में जी हम लोग भी उस मांग के समर्थन में थे। राकेश टिकैत जी ने तीसरे दिन का पंचायत का निर्णय ले लिया कि भाई पंचायत करेंगे हम। इसी दौरान यहाँ के DM SSP को हटा दिया गया। DM सुरेंद्र सिंह थे, SSP मंजिल सैनी थी जी, और हमारे यहाँ कौशल राज की नियुक्ति होगी DM की। ठीक है। सुभाष बघेल SSP आए। ठीक है। उनका व्यवहार इतना खराब रहा कि उनको भी 1 हफ्ते में प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। मतलब व्यवहार खराब कैसे, मतलब काम ठीक से नहीं कर रहे थे? नहीं, जैसे कि व्यवहार का मतलब ये है कि ये घटना के बाद एक कमेटी क्षेत्र की बनी और DM आवास पे वो मीटिंग थी, मैं भी उसका हिस्सा था। DM साहब ने बुलाए थे जो सामाजिक व्यक्ति थे, जिम्मेदार थे, कि भाई यह पंचायत न हो। तो जब वहाँ पे SSP दे रहे, उसका जो बातचीत करने का ढंग था वो सही नहीं था और जो लोगों ने विरोध किया, मतलब उन्होंने सीधी ये धमकी दे रहे थे, भाई यह तो जो हम कह रहे उसे सुन लिया जा, अन्य हम और तरीके से भी इसे सुनाना जा, तो कार्रवाई कर देंगे। हाँ। ये कर देंगे। कार्रवाई तो देखो आंदोलन में होती रहे, इस चीज से हम नहीं डरते। कार्रवाई अगर हम सही है। हाँ। हम सबसे पहला मैं क्या मानता हूँ, हमें अपने देश के प्रति प्रेम रहना चाहिए जी। ये सबसे पहली हमारी भावना है। देश के सामने हमारे लिए कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद हमारी जनहित की चीजें होती है। जनहित से ऊपर भी मैं देश मानता हूँ, फिर जनहित की। अगर कोई अन्याय हो रहा है और वो सरकार उस अन्याय को करा रही है तो मैं तो विरोध करता हूँ। ठीक है। आपको जेल भेजना भेज दो, गलत को गलत भेज। ठीक है। तो ऐसी ही वो हमारी जो बात थी, कप्तान उसको दबाना अपनी ताकत से चाह रहा था। मैं सीधी सी बात बता दूं, भाई हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम अपने आप काम करेंगे, आप सब घर में। ठीक है। सीधा हमने उन्होंने कहा था जन भावनाएं जुड़ी हुई है इस मामले से, आप इसे हल्के में न लो। आप रोकना भी चाहोगे, जनता नहीं रुकेगी। ठीक है। वही हुआ। उन्होंने कहा था वह रैली नहीं होगी, लेकिन माहौल ऐसा था, नहीं कोई माना, क्योंकि इंसाफ के लिए सब लड़ रहे थे। उसके बाद 7 तारीख वाली में आपको पता ही है, दंगे भड़क गए, फिर चारों ओर आर्मी लगी, फोर्स लगी, मारकाट जो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं उस समय की जो सरकार है उसको दोषी मानता हूँ। उसके लिए इसलिए दोषी मानता हूँ कि अगर वो उस समय DM और SSP को ना हटावे, साथ दंगा ना होता। सुरेंद्र सिंह एक ऐसे अधिकारी थे, इतनी सूझबूझ वाले थे, उसी दिन खत्म करते और मैं जाज को जाज और नाजाज को नाजाज कहने वाले व्यक्ति थे।
उनको हटा दिया। हाँ, उनको हटाना ही मैं दंगे का मेन कारण मान रहा, सरकार का गलत फैसला रहा। और उसके बाद तो भाई जो होता रहा आप भी देखते रहे, कितने अर्जी फर्जी मुकदमे हुए, कितनी बहुत सारी गलत चीजें हुई जो मैं नहीं कहना चाहता इस समय, ठीक है, क्योंकि जिस चीज को इतना पुराना हो हो गया गया, जख्म दोबारा से हरे वो ठीक नहीं है। ठीक ठीक। लेकिन मैं यही कहूँगा वो उस समय भी घटना गलत हुई थी, और जो उस घटना का मैं चश्मदीद इसलिए उन बच्चों के पीएम भी करा के हम ले आए थे, और अंतिम संस्कार में भी रहे हम, 7 वाले 5 वाले, सारी चीजें हमने बड़ी नजदीक से देखी। और जो उस समय भी गलत थी हमने गलत कहा था। वहीं पर कुछ नेताओं के ऊपर एफआईआर हुई और फिर वो चीज़ें हुई, और एक बीजेपी नेता की तो सदस्यता ही निरस्त कर दी गई। तो आप किस तरीके से देखते हो, उनकी गलती थी, क्या था? नहीं, वो भी बेचारा उस समय पीड़ित रहा, वो भी वहाँ कवाल गांव के खुद रहने वाले हैं। और वैसे तो सैनी साहब को मैं मानता हूँ क्रांतिकारी आदमी में देशभक्त भी है जी। उसका कुछ उसे कहीं ना कहीं बड़बोलापन ले मरे बेचारे को। हालांकि वो दिल का साफ आदमी, जो कहना जो यहाँ है वही बाहर है, ये उसकी अच्छाई है। पर अब वो जमाना नहीं रह रहा। आप कहने को कहना कह दो, विवाद ही होगा भाई साहब, तो वो काम वो कर दे विक्रम सैनी जी, मानता वो नहीं है। अब देखिए कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़े, राजनीतिक व्यक्ति को तो बहुत सोच के बोलना चाहिए। वो मैं देखा है भाई, जट्टू के खिलाफ मिट गया एक बार, अच्छा। और उन्हीं की वोट से विधायक बन रहा तो भला कौन वोट दे देगा भाई? हाँ। तो उन्हें भी ऐसा नहीं संयम से बोलना चाहिए। हाँ। और उस समय अगर मैं शिकार हुए कहीं ना कहीं में भावनाओं से जुड़े हुए थे, उन्हें भी ऐसा लगा कि भाई एक समाज के साथ अन्याय है। मैं भी बेचारे उस लड़ाई में खुद जेल भी गए, रासू का भी लगी, हाँ, बहुत पीड़ा भी सही उन्होंने। और फिर उसका कहीं ना कहीं उसे इनाम भी मिला, भाई एमएलए भी बने इस पर देश के। वहीं पर हम बात करें कि आज के दिन भी आप खेती करते हैं या फिर नहीं? नहीं जी, मैं खेती असलियत में बचपन से ही नहीं की। अच्छा। आज के दिन मैंने बचपन से नहीं, किसान के घर में जन्म लिया, एक साधारण किसान परिवार में मैंने जन्म लिया। ठीक है। मेरा माइंड शुरू से ही व्यापार के लिए था। ठीक है। और मैंने 89 में अपना व्यापार शुरू किया था गांव में एक छोटी सी दुकान से। उसके बाद में 94 में टेलीकॉम सेक्टर में आ गए। उस समय ये डीओटी होता था, डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विभाग होता था। इसमें मैं काम शुरू करने लगा। उसके बाद समय के साथ साथ फिर ये बीएसएनएल हो गया, इसमें किया, फिर मैं एमईएस में काम करने लगा। तो मैं तो शुरू से व्यापार किया। मेरे बड़े भाई है मेरे से, वो खेती करते हैं। तो एक बात बोली गई थी, जैसे आप देख रहे होंगे आसपास खेती हो रही है, आपके परिवार में हो रही होगी, खेती से तो जुड़े हुए ही हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली के तरीके से। तो एक बात बोली गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जी जी। 2024 में, 2022 में, क्या दुगनी हुई? ना जी, हमें इतना तो खैर जानकारी है, भले अब मैं नहीं कर रहा, मेरा परिवार करता है जी। हमारी तो कहीं दुगनी हुई नहीं जी, बल्कि हमारी तो घट गई। और भाई जो खाद का कट्टा आज वजन घट गया, 50 से 45 हो गया। रेट बढ़ गए, सरकार के नहीं बढ़ाए पर बढ़े हैं कुछ, तो पहले के कंपेयर अगर हम करेंगे बढ़े हैं। और बाकी डीजल बढ़ा है, ट्रैक्टर महंगे हुए हैं, कृषि यंत्र महंगे हुए हैं, पेस्टिसाइड उसमें डलते हैं वो महंगी हुई है। और फसल का जो भाव है वो सेम ही है? नहीं, कुछ खैर फसलों का भी बढ़ा, मैं ये नहीं कहता, पर जिस हिसाब से खर्च बढ़े है उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ी। भाई जैसे कि इस साल गेहूं है, गेहूं पे लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट है, बहुत है, 2500 कुछ रुपए सरकार ने भाव, मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर उसकी आप लागत देखें, स्वामीनाथन क्या कह के गए, स्वामीनाथन ने अगर उस रिपोर्ट को आज भी सरकार लागू कर दे तो किसान तो खुशहाल है। स्वामीनाथन तो ये कहते हैं जमीन का रेंट भी मिलना चाहिए, जो किसान उसमें काम करता है उसकी मजदूरी भी जुड़नी चाहिए, उसमें जो खाद पानी डाल रहा है वो भी खर्च जुड़ना चाहिए, उसके बाद उस पर 50% प्रॉफिट होना चाहिए, वो किसान को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं। जितने भी आप सरकारी फार्म का इतिहास उठा लो, सरकारी फार्म में मुझे एक फार्म का, वहां भी खेती करते हैं, आंकड़े लेती है सरकार, एक फार्म बता दो कि उन्हें आय बढ़ी क्या, वो तो सरकार का ही है, सरकार ही खर्च देती है, सरकार ही लेखा जोखा रखे। कोई से फार्म का आंकड़ा सरकार से आप जारी करा कर देख लो कितने आय बढ़ रही। ठीक, हाँ, इससे सब बढ़िया प्रमाण कुछ नहीं मिलेगा आपको। बरेली में बहुत बड़ा फार्म है,
सरकार जिसको आज भी जोतती है और खुद उसमें भूमि में खेती करती है, उसका बजट कितने की फसल बिकी, कितना उस पर लागत आया, ठीक, वो सारी चीजें अगर आप जोड़ के देखोगे आज भी लॉस में है। ठीक है। वहीं पर जैसे स्वामीनाथन की बात करी आपने, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे ज्यादा पक्षधर थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। हाँ, स्वामीनाथन है ना? रिपोर्ट लागू करेंगे, घोषणा पत्र में थी। जी। आज करीब करीब 13-14 साल हो गए हैं। क्या कारण देखते हैं आप कि वो लागू होने के बाद किसानों की समस्या दूर हो जाती, किसान शायद कुछ अच्छा कर लेते, आज खेती वो स्तर तक नहीं जाती जिस स्तर तक चली गई है? क्यों, क्या कारण रहे? कारण एक सच्चाई को अस्वीकार नहीं करते हम लोग। सच्चाई यह है, सरकार भाजपा की आ जाओ, कांग्रेस की आ जाओ, समाज किसी की सरकार ले, वो उसको लागू कर ही नहीं सकता। अगर आप उसे लागू करोगे, जो हमारे देश का बजट है वो 50% से ज्यादा कृषि में चले जाएगा। संभव नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन सरकार विपक्ष में रहेगी, कहेगी, सत्ता पक्ष में आएगी, उसकी हिम्मत ही नहीं उसे छेड़ दो। और अब तो हालत यह होगी, 82% जो हमारे देश की जीडीपी है उसका कर्ज है हम पे। कहाँ से कर दोगे आप लागू? मैं तो ये कहूँ, ये नाज मिल रहा सरकार से, बहुत सारी चीजें चल रही। अगर आप इसे ही बंद करके देख लो, अब स्थिति ऐसी है कि ना आदि भुखमरी आ जा, हालात खराब है, बुरी हालत। लेकिन बस हम कह रहे कि भाई विकास कर रहे, विकास तो चंद लोगों के हो रहे, सबके नहीं हो रहे। सबके नहीं। आप ऐसा बिजनेसमैन कह रहे हैं ये बात? कोई दिक्कत नहीं है, जो सच्चाई है। मैं अपने बिजनेस को भी बता दूं, मेरा बिजनेस पहले हम डायरेक्ट सरकार से काम लेके करते थे। अब मैंने आपको बताया, मैंने 94 से सरकार से काम, मैंने 30 साल बिताए। ठीक है। आज हमारी हालत ये होगी, हम उसे ले ही नहीं सकते। मैं गुजरातियों से ले लो, हम अडानी अंबानी सब प्रोजेक्ट एयरटेल जियो ये लेगी, उनके थ्रू हमें काम करें, मैं हम उनके नीचे ला दिए। वे पेमेंट देती है, कहीं नहीं देती, ना कहीं सुनवाई। सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बीच में, एक तरीके से दलाल आ गया आपके हिसाब से? तो बस बीच में कंपनियां डाल दी। और आप कोई सा भी इतिहास डालो, एक जल मिशन का काम आया था बहुत बड़ा, मुझे बता दो किस कंपनी पे, छोटे व्यक्ति पे, वो चंद लोगों को दे दी, 10-5 लोगों को। जल जीवन मिशन। हाँ भाई, तो आप देख लो, घोटाला भी हुआ है। हाँ, घोटाला है, फूट रही हैं वो। टंकी गिरी है, परसों ही गिर गई, बनने से पहले गिर रही है, पुल बनने से पहले गिर रहे हैं। और उस समय हम काम करते, क्वालिटी मेंटेन, सरकारी जांच एजेंसियां थी बीच में, सैंपल लिए जाते थे। अब कुछ भी नहीं है, बस जो हो रहा, जो कहना बाबा जी ने कह दिया वही सही है। तो थोड़ा किसान पे हम बात करते हैं दोबारा। एनसीआरबी का डेटा है किसान सुसाइड्स का, 2014 से मैंने निकाला है, क्योंकि 14 में सरकार आई है, पहले की सरकार थी तो पहले की बात करते। तो 2014 में 12,000 के करीब किसान की आत्महत्या करी उन्होंने, उनकी मौत हुई। 2015 में सेम 12,000 के करीब है, 2016 में 11,000 है, 2017 में 10,000 है, 2018 में 10,000 है, 2019 में 10,000 के करीब है, 20 में भी 10,000 है, 21 में भी लगातार मेंटेन है, 24 तक 10,000, 24 तक का डेटा है। तो हर साल पूरे देश में 10,000 के करीब किसान मर रहे हैं। किसानों की हालत है कि सुसाइड कर रहे हैं। क्या कारण देखते हैं? और सरकार इस चीज़ को लेकर, खेती को लेकर आज इतनी ज़्यादा, हमें कहीं पर बयान नहीं सुनते कि खेती के लिए कुछ कर रहे हैं। वो किसान का बच्चा खुद खेती नहीं करना चाहता, किसान भी नहीं चाहता उसका बच्चा खेती करे। तो ये क्यों हो रहा है? और खेती को आज के समय देखा ही नहीं जाता, पहला एक रोजगार देखा ही नहीं जा रहा। किस तरीके से देखते हैं आप? बताना मैंने अभी आपको, खेती आज की तारीख में घाटे का सौदा हो रहा, और घाटे के सौदे को कोई नहीं करना चाहेगा, ना किसान करना चाहेगा, ना बाहर वाला करना चाहेगा। मैं तो ये कहता हूँ, सरकार एक ऐसी योजना लावे, जैसे कि ब्राजील है, सरकार वहाँ प्रति एकड़ किसान को दे दिया, वह आपका ये फिक्स है। एक ऐसी पॉलिसी वहाँ की जो मैंने सुनी है, पढ़ी है, कि प्रति एकड़ किसान को दे दिया, उसमें कम हो रहा ज्यादा रहा वो सरकार ले। या तो ऐसी पॉलिसी लिया, वे हमारी जो फसल है आप ही ले लो, ठीक है। या दूसरी, इसकी स्थिति सुधारे, जो सही लागत है
जो आजकल हम एमएसपी मांग रहे हैं उसे आप लागू करो। ठीक है। एमएसपी अगर लागू होगी, भाई मिनिमम प्राइस हमारी लागू होगी, इससे नीचे बिकेगी नहीं। हालत क्या हो रही है, आलू की फसल देख लो, आलू को अगर हम कोल्ड स्टोर में लगाओ तो घर से पैसा जा रहे, तो किसान सड़कों पे फेंक रहा। जिस किसान ने पूरे साल मेहनत की फसल में पानी दिया, खाद दिया, बीज डाला, और अंत में उस फसल को वो ऐसी स्थिति में आ रहा, नष्ट करने जा। अभी मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देख रहा था, एक किसान मंडी में प्याज बेचने गया, उसका 1 रुपया प्रति किलो घर से देना पड़ा, तब वो प्याज माइनस में चले गया। वो अपना वापिस आ गया पैसे छोड़ के, क्योंकि उस पर मंडी शुल्क लग गया, आड़त लग गई, उसका कमीशन लग गया एजेंट का, वो सब जुड़ने के बाद जितने का वो बिका 1 रुपया उसका प्रति किलो घर से जा रहा था। ये हालत किसान की है। और किसान के बाद ठीक है, आप यही मेरे यहाँ मंडी देख लो मुजफ्फरनगर, सुबह किसान बेचने आएगा, गोभी बिकी 2 रुपए किलो, जिसने 3 महीने 4 महीने फसल के लिए मेहनत करी, काट के मंडी लिया जी, जो उसको आड़ती बेच रहा है, जो आधा घंटे में बेच दे, उसको मिल गया कमीशन 1 रुपया किलो। ठीक है, आधा घंटे में। और जो अगले 5 से 6 घंटे में उसे रेडे पे धर के मार्केट में बेचेगा, वो बेच रहा 10 रुपए किलो, से मिल गया 8 रुपए किलो। तो किसान तो सही मायने में पिस रहा है, ऊपर वाले मजे ले रहे। आप देख लो, अब जब सेब के समय सेब का क्या हालत हो, 30 रुपए किलो हिमाचल में सेब हो जा, स्टोर में चले जा वही 150 रुपए किलो, जिसने उसे कोल्ड में रख लिया उसे 150 मिल रहा। तो किसान की हालत नहीं सुधर रही। किसान की हालत, चंद किसानों के उदाहरण दिए जाते हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता, कुछ किसान ऐसे हैं जो लाभ भी ले रहे। हमारे यही एक बोकारेड्डी में उसने एक प्लांट लगाया हुआ है गुड़ का, और वो गुड़ और शक्कर बनाता है, अलग अलग टेस्ट के बनाता है, इलायची वाला, आम वाला फ्लेवर, वो ऐसी कुछ योजना ले, ड्राई फ्रूट वाला ऑनलाइन वो अमेज़न वगैरह प्लेटफॉर्म पर बेच रहा है। ठीक है, उसका गुड़ 120 रुपए किलो बिक रहा। लेकिन अगर हम इस उदाहरण को आम किसान को देने लगे, नहीं बेच सकता, वो एज ए बिजनेस उस काम को कर रहा है। हालांकि वो अपनी खेती से भी नहीं, वो तो गन्ना खरीद रहा है, इधर से कर रहा, उधर से कर रहा, वो तो व्यापारिक दृष्टि से। लेकिन आम किसान की बात अगर हम करें जी, वो स्थिति अच्छी नहीं है, उसके खर्चे बढ़ गए, आमदनी मैं नहीं मानता बड़ी है, फसलों के रेट भी बढ़े हैं, गन्ने के रेट भी बढ़े हैं, गेहूं के भी बढ़े, पर जितने बढ़ने चाहिए थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमेशा सन 67 का ये कहते हैं आधार मान के हर चीज का कंपेयर कर लो। उस समय डीजल क्या भाव था, पेट्रोल क्या भाव था, सोना क्या भाव था, ईंट क्या भाव थी, सरिया क्या भाव था, उन चीजों का आधार मान के किसान की फसल के दाम भी वो कर दो। बिल्कुल। लेकिन नहीं, उस समय टिकैत साहब कहते भाई 2.5 क्विंटल सोने, वो गेहूं में थोड़ा सोना हुआ था। एक बताओ, 2.5 क्विंटल गेहूं है 5,000 साढ़े 6,000 रुपए, अगर सोना है 1.5 लाख रुपए, तो कौन दे देगा 2.5 क्विंटल में? तो चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किसानों की हालत, जैसे आपने बात करी कि ब्राजील वाला फॉर्मूला लगाया जाए, तो उम्मीद लगती है सरकार करेगी कुछ किसानों की? ना, नहीं, संभव ही नहीं है। बताना, स्थिति में बहुत डेवलप कंट्री है हमसे कंपेयर, लेकिन सरकार की नीति ही डेवलप करती है किसी भी कंट्री को। यहाँ सरकार को अपनी पॉलिसी किसान के प्रति चेंज करनी पड़ेगी, और तभी कुछ संभव हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा देना, वो लगाना संभव ही नहीं है अभी, ऐसी स्थिति में देश नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ सोचना चाहिए किसान के प्रति। हम खेती की बात करें कि वर्तमान के समय में आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास, डेवलपमेंट के नाम पर सारी खेती वाली ज़मीन ख़त्म की जा रही है। मेरठ से मैं आता हूँ, ऑलमोस्ट मेरठ से सारी ज़मीन ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग रही हैं, कॉलोनीज़ कट रही हैं, फ्लैट्स बना दिए गए हैं। डेवलपमेंट सही है, पर अगर खेती वाली ज़मीन ख़त्म हो जाएगी तो खाएंगे क्या? इतनी बड़ी आबादी वाला देश है और खेती वाली ज़मीन पर ही डेवलपमेंट किया जा रहा है। मेरठ ऑलमोस्ट काफ़ी जगह हाईवे निकाल दिए, रिंग रोड निकाल दी, फ्लैट बन गए, रैपिड आ गई। सेम ये मुजफ्फरनगर में भी चल रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, खेती वाली ज़मीन अगर ख़त्म हो गई तो आज जो हमें 2600 दिख रहा है रेट, 2500 दिख रहा है, धीरे धीरे फसलों के रेट बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्शन कम होगी फसल की, तो हमें ऑटोमेटिकली देश में भुखमरी फैलेगी। किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, आप अगर हाईवे की बात करोगे, मेट्रो की बात करोगे, तो वो तो जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, अन्य और स्थिति खराब होगी। इसमें तो मैं सरकार की नीति के पक्ष में हूँ।
और जब विकास होगा उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं होगा, खेती वाली जमीन खत्म होगी। नुकसान भी होगा, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। हाईवे की भी आवश्यकता है आज के समय के अनुसार। आप देख लो, पहले दिल्ली जाने में कितना समय लगा था, अब कितना लगा, 4-5 घंटे। तो इस चीज के लिए तो हम पक्षधर है, लेकिन हम पक्षधर किसके नहीं? जैसे कि बिहार के अंदर जमीन अधिग्रहण कर ली, हाँ, बड़े लेवल बड़े लेवल, और वो एक एक ग्रुप उद्योगपति को 1 रुपये में 1 एकड़ के हिसाब से दे दी। हाँ, पैसा सरकार ने दे दिया किसानों को, वो सारा एरिया किसानों से भूमिहीन हो गए। किसानों से इन पॉलिसी के खिलाफ हूं मैं वहां कि भाई 7,000 करोड़ रुपया माफ कर दो, बैन फेर दो किसी उद्योगपति का। तो ऐसी चीजों के मैं खिलाफ हूं, ये नहीं होना चाहिए। और जिनके लिए कर रहे हैं जी, उनको इतना मजबूत कर रहे, मैं इस देश की ही जमीन को खोखली करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी मुकेश अंबानी अमेरिका में लगा रहा। ठीक, आज अगर आप आंकड़े लोगे गूगल पे, प्रति घंटे 160 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी को मारा। वो किसने बना? इस देश ने, इस देश की मिट्टी ने। अगर आप इस स्थिति में हैं, और कैसे बना वो सब है पता। जमीनें फ्री मिल रही है, माफ हो रहे हैं लोन, और उस पैसे को इकट्ठे करके कल डायरेक्टर बन के, भाई मुकेश अंबानी की तनख्वाह कितनी है कि 50 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ तो उसे व्यक्तिगत मिल गए, वो उसका पैसा होगा। उसके बाद बचा शेयरों में बांट दिया, नहीं बचा लॉस दिखा दिया, या सरकार ने पेन फेर दिया। उसी पैसे को आज हमारे देश के पैसे को एक तरफ कहती है सरकार विदेशी यात्रा न करो भाई, डॉलर सोना ना खरीदो, एक तरफ हम अपना लाखों करोड़ रुपया विदेश में व्यापार के लिए शिफ्ट कर रहे, वो भी तो इसी देश का पैसा है, इसी देश की जनता के टैक्स का पैसा। मैं इन नीतियों के खिलाफ हूं, क्योंकि देश ने बड़ा संघर्ष करके आजादी ली, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, और उसके बाद आम व्यक्ति तक पहुंच बने। ऐसी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, IIT हो, एम्स हो, ये रेलवे हो, ये सारे अगर सरकार ने विभाग बनाए थे, इसलिए बनाए थे आम व्यक्ति तक इनकी सुविधा मिले। लेकिन वो क्या रहा है, चंद उद्योगपतियों के हाथ में फिर सौंप दिए, और वो कभी भी लॉस में नहीं चीज चलाएगा। एक ऐसा लाभ, मैं ही हूं, मैं भी छोटा व्यापार करता हूं, मैं घाटे का क्यों करूंगा? सही बात है, घाटा रहेगा बंद करूंगा, मुझे तो कमाई है तो कर रहा। तो मैं इस चीज के खिलाफ जी। बाकी चीजें सरकार के हाईवे बनने चाहिए, जरूरत के हिसाब से सरकार बना भी रही है। और इस मामले में तो मैं बल्कि प्रशंसा करता हूं हमेशा एक व्यक्ति की, नितिन गडकरी की। बीजेपी का नेता है, हालांकि मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन उसने पूरे देश में जो जाल बिछाया ये तारीफ योग्य है। अब से पहले नहीं हुआ था हाईवे पे। टोल के ऊपर क्या बोलेंगे? टोल ज्यादा लग गए नहीं लगने चाहिए, टोल बहुत ज्यादा है। 1600 रुपए आपको प्रयागराज जाना, 1600 रुपए देने पड़े, बहुत ज्यादा है एक बारी में। भाई इससे बेहतर होगा क्या? आदमी सेकंड AC का 800 रुपए का प्रयागराज का टिकट है, ना पेट्रोल लगना, हाँ ना, वो उसमें लेट के चले जाएगा। और टोल बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे 5 लोग 7 लोग, उसके बाद फिर एवरेज आ जा, पर वे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के हिसाब से महंगा पड़ेगा। नहीं, टोल, ये टोल माफिया भी तो एक तरीके से है। जब हम गाड़ी लेते हैं तो हम टोल टैक्स, रोड टैक्स दे देते हैं गाड़ी लेते हुए, उसके बाद टोल टैक्स भी देना पड़ता है। इसमें समस्या वो तो देश की पॉलिसी है, उस पर तो ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते। तो बहुत सारी आप कंट्री में जाओगे वहां पे टैक्स ही नहीं। आप कुवैत में जाओ, कुवैत में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं। आप हो गया? हाँ मैं गया, कोई टैक्स नहीं है? कोई टैक्स नहीं यार, सबके लिए शिक्षा और मेडिकल फ्री है। बताओ, सबके लिए फ्री है सरकार की तरफ से। आप सऊदी अरब जाइए, केवल वेट है 4%, बाकी वहाँ कोई टैक्स नहीं, ना इनकम टैक्स है, ना सर्विस टैक्स है, ना सेल टैक्स है, ना GST है, कुछ भी नहीं है। और उसमें भी आप जैसे कि यात्रा कर रहे हैं दुबई की, मैंने वहाँ से कुछ सामान खरीदा और मैंने वेट दिया 4%। जब हम एयरपोर्ट से उस कंट्री को छोड़ देंगे, हमने जो टैक्स दिया है और हमने यहाँ पे खर्च कितना किया, उस हिसाब से वो रिफंड भी हो जाएगा। रिफंड भी हो जाएगा? हाँ, चलती बार आप वही काउंटर बना हुआ है, हाँ, वहाँ पे आप ले सकते हो। मतलब टैक्स भी वापस दे रहे हैं वो? हाँ, उस हिसाब से आपने, जैसे कि मैं वहाँ गया, वहाँ की करेंसी चेंज करी, मान लिया मैंने अपने देश का 10,000 रुपया दे के, ठीक है, उस 10,000 रुपये में 4% और लगाएंगे,
लग गया 4%। ठीक है। मेरी करेंसी चेंज पे है वो। तो चेंज होने के बाद मैंने वो करेंसी ले ली वहां की, मैंने उस करेंसी से वहां की चीजें कुछ खरीदी, उसका मैंने बिल पेश कर दिया, देखो मैंने ये आपके देश में खर्च करा, मैंने 9,000 दिखा दिया कि 9,000 के बिल है, मैंने कर दिया, 9,000 का मेरा 4% वापस, ठीक है, मेरा 1,000 का बचेगा। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा सिस्टम है, बताओ। कोई टैक्स नहीं है। तो लगता है कभी इंडिया में भी अभी ऐसा होगा, हमारे भारत में भी कोई टैक्स नहीं होगा, लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा कि टैक्सी टैक्स में हम पिछड़े हैं, मिडिल क्लास खासकर। सही बात। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप एक गाड़ी ला रहे, जिस धन की वो ला रहे, सबसे पहले तो आप उस पर इनकम टैक्स देके जा रहे। सही बात। उसके उसके बाद वो टैक्स देकर उस पैसे को आप गाड़ी खरीद रहे, गाड़ी का टैक्स, आप पे ग्रीन टैक्स लग गया 1%। उसके बाद आपका 10% रोड टैक्स लग गया, रोड टैक्स, उसके बाद आपको बीमा कराना, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना, उसके बाद टोल टैक्स देने। जहाँ और जब गाड़ी खरीदोगे, हाँ, उसमें लगभग आपका 48% टैक्स गाड़ी में पैसा टैक्स का है। उसकी कीमत इतनी नहीं है, कोई भी गाड़ी का उदाहरण ले लो। एक तो जीएसटी है, या तो नॉर्मल जो सेल कर रहे, उससे पहले जो उत्पादन कर रहा उसको, उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे कि हमारा पहले सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो पहले सर्विस टैक्स के नाम था, अब सेंट्रल की जीएसटी के नाम से होगा। उत्पादन पे भी टैक्स है। तब वो बढ़ा के अलग अलग, जैसे कि उसमें टायर लिया उसने टायर पे 28% टैक्स दे के टायर लिया गाड़ी वाले ने, वो उस गाड़ी में फिट होगा, वो कीमत उस टैक्स से ही जोड़ेगा। उस टैक्स पर जुड़ने के बाद फिर उसकी टोटल कीमत होगी, टोटल कीमत पर 18% जब कस्टमर न ले जीएसटी होगी। अगर हम उस टैक्स को जोड़े तो लगभग 48% टैक्स जा रहा, वहां इतने का नहीं है। तो टैक्स में ही चल रहे हम। तो क्या लगता है, मतलब कभी होगा कोई ऐसी सरकार आएगी जो टैक्स ये सब बातें करेगी जो आप बातें कर रहे हैं? वो बताना मैं आपको, यहाँ का एक जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या इतनी है, कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। मैं इस सरकार की कमी कहूँ, दूसरे की तारीफ वो कर देगा। वादे करते हैं, और इन वादों में सही मायने में अगर देश की स्थिति सुधर सकती है तो मैं इसका सबसे बड़ा पक्षधर हूँ। एक तो जातिगत आरक्षण खत्म हो, बिल्कुल, वो आर्थिक आधार पर लागू कर, आर्थिक आधार पर, और शिक्षा मेडिकल सबके लिए कर दो फ्री हो। बाकी ये जो हमें नाज खुआ रहे, गैस दे रहे, प्लॉट दे रहे, घर दे रहे, सब बंद कर दो। लोग काम करना छोड़ दिया इस चक्कर में, और नुकसान हो रहा, काम चोर हो गए। हाँ। और सही माने में मैं जो देख रहा हूँ, देश को हमें सुधार करना, नशे वाली चीज पर जो ये ठेके है ना, हर साल बढ़ते जा रहे, इन पर भी सरकार को मैं तो इस पक्षधर हूँ, इन्हें कम करने या बंद कर दे तो ज्यादा बढ़िया। इनका हो क्या रहा है, युवा पीढ़ी तो बर्बाद होगी। नशा इतना करने लगी, सुक्का, आल्ला, सुआ, दवाई, पता नहीं कैसे कैसे नशे कर रहे बच्चे। घर परिवार बर्बाद हो रहे, वो घर बेचे, जमीन बेचे, सरकारी कानून। तो अगर कंट्रोल करना तो सबसे पहले इस पर करो। बल्कि मैं तो ये कहूँ, ये योजनाएं ले रहे ना, अकबर गरीबी रेखा से नीचे, जैसे आधार से सारी चीज जोड़ दी आज हमारी। अगर हम कहीं भी चलो, सबसे पहला आधार लगे, ठीक है, तो जो गरीबी रेखा का लाभ ले रहा, वो भी फिंगरप्रिंट से सारे लाभ देके वो ठेके पे भी फिंगरप्रिंट लगवा दो। जो गरीबी रेखा का लाभ रहा, जिनने ठेके पे दफा ले लिया, उसकी योजनाएं बंद। बस जब इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, ये शराब पी सकता है 500 रुपए की, तो ये सरकार की योजना ले रहा, वो उसे नहीं मिलनी चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी है उसकी, फिर तो ऐसी योजना सरकार करे तो बहुत सारा सुधार हो जाएगा, और बहुत सारा सुधार होगा तो देश हमारा विकास करेगा। मैं तो इस पक्षधर हूँ आप। पर सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार को सबसे ज्यादा अल्कोहल से टैक्स मिलता है, सबसे ज्यादा पैसा वहीं से बनता है। मैं ये कह रहा हूँ, हम ना टैक्स ले ना बांटे, टैक्स इसीलिए तो ले रहे हैं कि हमें बांटना है जनता में। देश में बहुत सारे विकास योजना करनी है, विकास की योजनाएं है। सबसे पहले हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए जी, वो उस पर खर्च करो, कर्ज लेकर भी करना पड़े, या हमें आम जन को अपने दौरे से कितने टैक्स लगाओ, ठीक है। हमारा अगर रक्षा क्षेत्र मजबूत है तो हमारा सबसे जरूरी है। उसके बाद
हमें चलने के लिए सड़कें चाहिए, उस पर खर्च होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने कहा, मैं किस चीज के है या बंदर बांट हो रही, हर सरकार उस तक बढ़ के कहे। जैसे कि अभी एक साउथ का हीरो था, तमिलनाडु का, उसने बहुत सारी घोषणाएं करी, मैं सोना दूंगा, साड़ी दूंगा, शादी में ये दूंगा, वो दूंगा। तो बर्बाद कौन होगा? ये देश होगा। और वो देश जो विकास करेगा, इस पैसे को विकास योजना में लगाता, वो बंदर बांट में जा रहा। तो ये बंदर बांट बंद हो जाए। जो जरूरत की चीजें है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता जी, और नहीं मिल रही। मैं तो ये कह रहा, बच्चे दोबारा अशिक्षित होते जा रहे। सरकार को शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी नीट का पेपर आपने देखा, वो पूरा का पूरा नीट पेपर लीक कितना नुकसान हुआ। जिस बच्चे ने रात दिन जाग के मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करी, चंद लोगों ने सारे देश की स्थिति खराब कर दी। सरकार ने कर दिया निरस्त। लेकिन ये हल नहीं है। हल ये है, उसे फांसी पर लटका जाए जिसने ये काम किया, जिससे सबक मिले, भविष्य में कोई यह चीज ना दोहरा पावे। और हर साल हो रहा, पिछले साल भी हुआ, नीट पीजी भी हुआ, बिहार से पकड़े गए। बिल्कुल। तो क्यों हो रहा है ये? भाई हमें ये, बहुत सारी कंट्री है जहां ऐसी चीजों के लिए कड़े कानून है। चाइना में कई मंत्री भी फांसी पर लटका दिए, देख कर देंगे क्या हमें अपराध फिर। पर हमारे यहाँ नहीं है जी। दूसरा, अगर देश की स्थिति सुधारनी है, पेंशन बहुत बड़ा बोझ है, ठीक है। इन्होंने आम व्यक्तियों की पेंशन बंद कर दी, शिक्षक की कर दी, पुलिस वालों की कर दी, सबकी कर दी। अब तो आर्मी को छोड़ के और नेताओं को छोड़ के आर्मी भी अग्निवीर कर दी अब तो। हाँ, लेकिन हम पक्षधर है, आर्मी की पेंशन नहीं बंद होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जो जीवन के महत्वपूर्ण समय, वो बॉर्डर पे बेचारे धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में अपना वार, सबसे बड़ी बात है हर समय गोली के सामने छाती रहे, किस समय कहां से अलग है, उसकी पेंशन नहीं बंद होनी चाहिए। नहीं करी है पेंशन, बंद होनी चाहिए नेताओं की। एक की भी नहीं हुई है। एक पार्षद भी अगर कोई बन जाएगा उसकी पेंशन मुक्त हो जाएगी। मैं वही कहता हूँ, बंद होनी चाहिए तो इनकी होनी चाहिए। और एक बात की पेंशन ले रहे भाई, आप क्या उनसे युद्ध लड़िया है आपने? कौन सा कारनामा कर दिया जिसके लिए आपको पेंशन मिले? एक चीज और है, जब इन्हें अपने पैसे बढ़वाने हो, अपनी सैलरी बढ़वानी हो, तो सब एक पक्ष से, सब जगह थैली बजावे, सारे मेज बजावे, पक्ष विपक्ष सबकी, सदन में भी और हर एक सभा में, विधानसभा में। तो इनकी पेंशन क्यों नहीं होती बंद? बंद होनी चाहिए जी। केवल आर्मी की पेंशन रहनी चाहिए। तीनों सेना है उसमें, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनकी पेंशन मिलती रहनी चाहिए। और उनका कर्ज तो ऐसा है हम लोगों के ऊपर जो हम नहीं चुका। ठीक है। किसान की बात करें हम, तो ये जो मुद्दे हैं, जैसे हमने बात करी, इतने सारे मुद्दों पर बात करी, और 10,000 उन्होंने आंकड़ा है पूरे साल का जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये मुद्दे इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं दिखाई देते? 27 का इलेक्शन आने वाला है, इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती पार्टियां? बस जातियों के ऊपर कि भाई इस जाति का वोट मुझे मिल जाए, उस जाति का मिल जाए। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जाति का ही डिविजन्स है, टिकट भी जाति देख कर दी जाएगी। तो किसानों की समस्याओं पर बात क्यों नहीं होती? किसानों के मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? देखो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपना वोट का नफा नुकसान देखता है। किसका? वोट का। क्योंकि जो उसकी शक्ति है नेता की, वो वोट ही तो है। और वो ही भाग जाएगी तो उसकी शक्ति चली गई। तो ये तो हर दल का है। मैं देखता रहा डिबेट में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम राजनीति करती है, मुस्लिम परस्त है। हाँ, लेकिन भाई मुस्लिम उसका वोटर है। वो अगर उनकी करे ना और दूसरे देना, वो तो घर आज ही जा बैठेगा। तो मैं इसे इसलिए किसी भी दल की बात को नहीं मानता। बस सब अपने फायदे के लिए कर रहे, नफा नुकसान आकलन कर रहे, जिसे जहां से फायदा होगा वो उसके पक्ष उसकी बात करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी दल हो। अभी चंद्रशेखर जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, SC/ST की राजनीति कर रहे हैं, उसे पता उसका वो वोट बैंक है ये। भाई अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उन्हें पता उनका वोट बैंक है वो। पर किसानों की राजनीति क्यों नहीं होती? किसानों की बात क्यों नहीं होती? देखो, किसानों की बात तो करने वाले मैं यही कहूँगा, राजनीतिक रूप से चौधरी चरण सिंह, राजनीतिक रूप से चौधरी टिकैत साहब नेता हमारे बीच नहीं रहे। अन्यथा एक समय था किसान की बात करे बिना राजनीति भी नहीं होती थी इस प्रदेश में। जो किसान की बात करेगा वो राजनीति करेगा, ये नारे थे उस समय। अब उन्हें पता चल गया किसान बट गया बहुत जगह।
पहले था एक Divisions हो छतरी गया। के नीचे। Divisions हो हाँ, गया। आज भी अगर किसान एक छतरी के नीचे आ जा, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है ना बात सुने। लेकिन मैं तो फिर भी ये सरे दूंगा, आज भी टिकैत परिवार की हिम्मत है। राकेश टिकैत जी खासकर पूरे देश में घूमते रहते, समय समय पर भ्रमण करते रहते कि मैं आवाज उठा रहे। अगर मैं भी उठानी बंद कर देते, मैं ये कह रहा हालत इससे भी बदतर होनी। ठीक है। वहीं पर एक सरकार एक दावा करती है कि अगर हम 3 वो कानून किसान बिल पास कर देते तो किसानों की हालत ठीक हो जाती, जिसको राकेश टिकैत जी ने काले कानून बताया था और काफ़ी बड़ा धरना हुआ था और काफ़ी कुछ हुआ था। आप किस तरीके से देखते हैं? हम लोग कह रहे कानून की जरूरत ही नहीं, सरकार एमएसपी लागू कर दे, कानून की एक की भी जरूरत ही नहीं, अपने आप स्थिति क्या वो ठीक हो जाएगी। कानून जो काले कानून थे या कानून ठीक थे वो? नहीं, हम तो पक्ष में थे, निरस्त हो गए, ठीक है। मतलब नहीं लगने लागू होने चाहिए थे, आप नहीं उसके पक्ष लागू में होना थे? चाहिए, तो उसमें भी उद्योगपतियों के ही फायदे थे, किसानों का कोई फायदा नहीं था? कोई फायदा नहीं था। पर हमारी किसान नजरों में तो नहीं था, हो सके बहुत सारे साथियों की नजरों में फायदे भी, यार मैं गिनवावे भी भाई। मैं अपने जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कह रहा, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो कहेंगे। बहुत सारे लोगों की नजरों में फायदे थे उसके, हमारी नजरों में नहीं है। हाँ, तो मेरे हिसाब से वो नहीं लागू हुई, ठीक हुई। ठीक है। मुजफ्फरनगर का एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर पिछले 1-1.5 साल से बातचीत हो रही है और हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो है पोल्यूशन। यहाँ से शायद मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर रेडियस के पास ही भोपा रोड का इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर हमने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई तो हमें पता चला कि दिल्ली से आरडीएफ कूड़े के नाम पर आरडीएफ लाया जा रहा है, कूड़ा लाया जा रहा है, कूड़ा लाया जा रहा है, उसको आरडीएफ की फॉर्म दी जा रही है और उसको जलाया जा रहा है। उसकी वजह से उस पूरे एरिया में लोगों के घरों में कैंसर, टीबी और अलग अलग तरीके की बीमारी हो रही है। और तीनों पोल्यूशन करे जा रहे हैं, वो एयर पोल्यूशन कूड़े को जलाकर, वोरिंग करके उसके अंदर पानी छोड़ दिया जा रहा है। तीसरा सोइल पोल्यूशन, जो बचा हुआ आरडीएफ है जो जला हुआ है उसको फेंक दिया जा रहा है खेतों में, लोगों के आसपास। जैसे हाईवे पे चले जाओ आप, वहाँ आपको दिख जाएगा। ग्राउंड पर जो लोग हैं, मैं उनसे बात करी, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है? उन्होंने कहा भाई आज भी आरडीएफ आ रहा है, वीडियोस भेजते हो मेरे को। आ रहा है। अभी मैं सुबह उसी एरिया से आया हूँ, एक तेरामी में गया था आपके आने से पहले, ठीक है। तो अब भी गाड़ियां जा रही थी, आ रहा है अब भी बराबर। अब जब रास्ता चेंज होगा, यहाँ से मेरठ से चलता है बुढ़ाना, बुढ़ाना से शाहपुर को होते हुए डेली आ रहा। हमने भी बात की 1-2 लोगों से, जैसा बीच में थाने पड़ते हैं, मगर भाई साहब ये कैसे? बोले भाई आदेश है सरकार के। अब देखो सच्चाई तो यह है, सरकार अगर किसी चीज को मन में ठान लगी ये नहीं होना तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति सरकार की है। सरकार खुद मंगवा रही है, जलवा रही है, उधर सरकार ये ठान लगी नहीं आना तो नहीं आना। मतलब दिल्ली का कूड़ा उत्तर प्रदेश में क्यों जलेगा? हम क्यों कैंसर झेलें? हम क्यों बीमारियां झेलें? उन्हें तो ये पता है ना कि आप उधर तो दिल्ली में वाई हाँ कि भाई देखो हमने कूड़े के ढेर खत्म कर दिए। इधर है भाई उद्योगपति जो हमारे भाई हैं उनको अपना सर्विस मिल रही सस्ते में, क्योंकि और वो कुछ लाभ दे रहे होंगे सरकार को, उसका लाभ ले रहे हैं। उसका सरकार कहीं ना कहीं इनको कुछ डेप्रिसिएशन भी देती है, उसका भी लाभ लेते हैं। तो मर रहा व्यक्ति मर रहा, ये हकीकत है। कैंसर उस क्षेत्र में फैल रहा, बीमारियां बहुत सारी। अगर उस क्षेत्र से आप गुजरोगे और 1-2 घंटा भी अगर आप उस क्षेत्र में बैठ जाओगे कुर्सी पे, तो आपके कपड़े भी धूल में, हाँ, ये काले काले से हो जाएंगे सारे। ऐसा हर समय प्रदूषण रहता है वहाँ। तो ये बंद होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है इसका? सरकार, कोई सरकार बात करे। सोल्यूशन देखो आम व्यक्ति नहीं कर सकता, सोल्यूशन करेगी सरकार। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे आपके बस से बाहर है। हमारा भी एक लिमिटेड दायरा है, परिवार नहीं चलते, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो इसमें सरकार ही कुछ अपनी ऐसी योजना लाए। मैं ये नहीं कहता विकास बंद कर दिया जाए, विकास भी होना चाहिए, उद्योग भी चलने चाहिए, लेकिन में ऐसी स्थिति से चलना चाहिए कि आम जन को नुकसान ना हो। मैं भी आपको बताऊं, उद्योग तो चाइना में हमसे भी ज्यादा है, वहां तो नहीं है पोल्यूशन। लेकिन अगर ये कपड़े आपने 1 हफ्ता भी चेंज नहीं करे तो धूल नहीं लगेगी। आप कितनी बार गए हो चाइना? मैं चौथी यात्रा करोगे? हाँ। तो मतलब बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, 0 प्रदूषण है। इंडस्ट्री एरिया भी अगर वहां पे है तो क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ तो नदियों नालों में पानी डाल रहे हैं, बोरिंग करके ग्राउंड वाटर को। हाँ, वहां पर डैम बना रखे सरकार ने, और उसको सरकार साफ करती है खुद अपने खर्च पे, तब आगे नदियों में डालती है, और बिल्कुल सफेद मोती जैसा पानी करके डालती है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार की आर्थिक स्थिति मान लो कमजोर है,
ऐसी स्थिति मान लो यहाँ तो सब फैक्ट्री वाले के जिम्मे है, और फैक्ट्री वाले का जिम्मे क्या है कि प्रदूषण विभाग वाले की जेब में कुछ डाला वो सीधा उसे पास कर दे। अन्यथा ऐसी नहीं, कानून यहाँ भी है, आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते किसी नदी नाले में, लेकिन प्रदूषण विभाग के महीने और हफ्ते बंधे हुए हैं और उन पर जो खर्चा चले जाए और अपना आप कहीं पास कर दो उस पानी को। आप पेपर के माध्यम से सोशल साइड पर आप देखते रहे, कभी भी मछली मर जा गंगा की, बहुत सारी जहरीला पानी आ जा। तो ये चीजें है, समस्या है, और इसमें सरकार ही हल कर सकती है, आम व्यक्ति इसका हल नहीं कर सकता। काफ़ी सारे विधायकों के पास गए हम, पक्ष और सत्ता के दोनों के पास, उनसे हमने बात करी इस मुद्दे पर, तो कह रहे कि गलत हो रहा है, हम बात करेंगे, हम इसके ऊपर करेंगे कार्रवाई। और काफ़ी सारे विधायक हैं जो कह रहे हैं, और जो विपक्ष में वो कह रहे हैं कि हमने आवाज़ उठाई संसद में। तो हमने बस यही सवाल पूछा उनसे कि ये मुद्दा, राजनीति इस मुद्दे पे क्यों नहीं होती, इस मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं थी? पोल्यूशन कम करो उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न यूपी में पोल्यूशन मत दो, आरडीएफ के नाम पर हम क्यों जलाएंगे कूड़ा, इन पर राजनीति आप भी कैसे देखते हैं? इन पर बात क्यों नहीं होती? जब वोट मांगने आते हैं तो आम जनता क्यों नहीं बात करती नेताओं से कि भाई ये काम करो पहले हमारा? क्या लगता है आपको? सच्चाई का आपको भी पता, मेरे तो और क्या कुआओ भाई, कोई अगवानी सी करे भी 2 दिन बाद आप भी अब आवाज गुम मिलेगी। तो आप भी जानते हो ये चीजें, कुछ संगठन आए जानते थे, हो कुछ संगठन आए थे, सही या है कि गलत है, और इसे रोक सरकार सकती है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं रुकेगा। 9-2-11 सारे कुछ चल रहा, हकीकत यह है कुछ की जेब पे वजन, कुछ की जीप पे वजन, और बस शांत हो जा मामला। आपने बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया है। नहीं, कुछ संगठन आए थे, काफी प्रदर्शन हुए, 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, आपने वीडियो देखी होगी। देखिए, और उसके बाद अचानक से वो संगठन तो मैं तो कह रहा ना सारे गुम हो गए, और आरडीएफ भी आ रहा, नंगे होके घूम रहे थे। मैं कह रहा, मैं किसी को नहीं, मैं तो ये कह रहा अब भी आ रहा है। तो उन्होंने अच्छी पहल करी थी जिसने, फिर क्या हुआ? अब पता नहीं क्या हुआ भाई, क्या मामला है, क्या पहले अलग आ रहा था, अब दूसरी जगह से आ रहा है? इसका एक ही तरीका है जी, ये तो ये बने जन आंदोलन, सरकार तब सुनती है, हर जगह हर कोई जाके बैठे। हाँ, जो भी पीड़ित है या नहीं है, जो होने वाले है, एक जन आंदोलन का ये रूप ले तो कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। हरियाणा भी रुकेगा, रुक गए थे जब बैठे थे, हाँ, थोड़े दिन रुका था, हाँ रुक गया था, यही सब आना बंद हो गया था, लेकिन फिर मामला शांत हो गया, फिर चल रहा, आते डेली है। जिस दिन चाहो आप यहाँ शाहपुर रोड पर खड़े हो जाओ, और सुबह से शाम लोग 10-20 रोज आवे, देख लो। बताओ, ये कोई कह रहा हो नहीं आ रहा है, खूब आ रहा है। ठीक। और देखिए, हमारे हाथ में नवदन रोकना था ना आज है, पर हम इस पक्ष में नहीं आवे, हम तो ये कहते हैं खत्म होना चाहिए, या इसका एक ऐसा सिस्टम हो, हर चीज का समाधान है, नष्ट करना तो नष्ट करने के लिए इसका सही तरीका ढूंढा जाए। ठीक है। लास्ट एक सवाल, वर्तमान के समय में एक ज्वलंत मुद्दा है, वो है गौ माता का, जिसको लेकर हमारे पूजनीय शंकराचार्य अभय मुक्तेश्वर सरस्वती जी निरंतर रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि गौ माता के नाम पर वोट दी जाए। और ये सरकार 2014 में गौ माता के नाम पर बनी थी। हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री बोलते थे कि गौ हत्या करवाती है पार्टी, और बीफ मतलब पिंक रेवोल्यूशन पर खुश होती है, ये सब बयान हैं उनके। उसके बाद आज सबसे ज़्यादा गौ हत्या हो रही है इनके राज्य में। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के पक्ष में कोई बात नहीं करते, जिसके ऊपर राजनीति इन्होंने की थी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, ये है राजनीतिक सवाल। मैं आपको बताऊं, विपक्ष कहेगा पग, सच्चाई तो यह है कि योगी राज में मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ जी, कार्रवाई हो गौ हत्या। बहुत सारी स्टेटें नहीं है, लेकिन यहाँ तो कार्रवाई हो रही, कट पहले भी रही थी, अब भी रही, पर अब इतना अंतर जरूर आप महसूस करोगे। मैं पेपर के माध्यम से देखता रहा हूँ, बहुत लोगों पर मुकदमे भी कायम हो, बहुत लोग ऐसे भी हुए जिनके पैर भी लंगड़े करे गए, ठीक है, हाँ ऐसे भी हुए। लेकिन मैं इस मामले में इस पक्षधर हूँ, गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। देखो, राष्ट्र तो आपको ही है, गौ के फायदे है। अगर आप इसे दूसरे माध्यम से देखोगे जी, गौ के विषय में जो हमने पढ़ा है जी, गौ का दूध हो, घी हो जी, वो सारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने गए, क्योंकि एक गौ का दूध ऐसा है जिसमें हमें स्वर्ण भी मिलता है,
अगर आप उसे लैब में चेक करोगे, सोने का अंश गांव की देसी गाय देसी गाय के दूध को अगर आप देखोगे, उसमें सोने का अंश आता है। और स्वर्ण भस्म आदमी क्यों खाता है? शरीर को मजबूत करता है, क्योंकि शरीर को तो सारे तत्व की आवश्यकता है, आयरन की भी आवश्यकता है, सोने की भी आवश्यकता है, चांदी की भी आवश्यकता है। भले ही हम उसे किसी भी रूम में ले रहे, आप काजू कतली बर्फी खाओगे, उस पर चांदी का वर्क लगा जा, तो वो एक शरीर की ऊर्जा है और उसे ले रहा है। लेकिन गौ माता के अंदर ये ऑटोमेटिक कुदरती है। आप उसके शरीर पर हाथ फेरोगे तो आपका बीपी नॉर्मल होगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में उसे पूजनीय इसलिए भी माना गया, पहले एक परंपरा थी, हर घर में गाय रखी जाती थी देसी, और उस घर में जब भोजन बनता था पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, गौ माता को ये दी जाए। हमारे जो दादी बाबा, उन्होंने इस परंपरा को 100% निभा। अगली पीढ़ी ने उसे कुछ कम करा, अब तो बिल्कुल कम, आर्टिफिशियल युग हो रहा, सब जोमेटो से ऑर्डर हो जा, खाना भी आ जा, ना गौ माता रही ना माता को पालने वाले रहे। पाउडर का दूध है, चम्मच से घोड़ा, बच्चे भी वही पी रहे, बड़े भी वही पी रहे, बीमारी पाल ली हमने, तो ये नुकसान हुई है। जैसे 14 में लोग आए थे तो गौ माता को पूरे देश में से देसी गौ माता को काटना बंद करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। मैं तो न कहूँ कोई भी सरकार हो, कटनी नहीं चाहिए। गौ माता हमारे देश का पूजनीय पशु है और उसके लिए आस्था का भी जुड़ाव हमारे हिंदू समाज में तो माना गया है खासकर। और बहुत से परिवार आज भी, मैं देखिए गांव में ऐसी बात नहीं ले रहे, देसी गाय ले रहे, बहुत सारे मेरे ही है घर में, सिसोली आप चलियो कभी, 2 गाय हैं हमारे भी। अच्छा। हमारी माता जी है भी, देसी गाय है, हमने भी रख रखी है। हमने तो यहाँ मुजफ्फरनगर भी रखी थी, अब बच्चे सारे बाहर चले गए तो इसलिए 2 व्यक्ति है, पति पत्नी। अच्छा। बहन नहीं, ठीक, पहले नहीं, हम यहाँ भी रखते। ठीक है। काफ़ी अच्छा आपने सारी बात बोली, और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप जैसे बेबाकी से सारी चीज़ें पर आपने अपनी बात रखी, तो आपको वर्तमान के समय में ईडी सीबीआई का डर नहीं लगता? आप बिजनेसमैन नहीं, हम कौन से अपराध कर रहे हैं ईडी सीबीआई के लिए? आप जो खिलाफ बोलता है उसके पीछे छोड़ दी जाती है। नहीं, सुन तो ले, मारे दौरा क्या दो, सुन तो ले भाई, मैं तो अपना काम कर रहे और अपना सामाजिक कोई मुद्दा हो उसके लिए बात करते। रही बात या भाई परमात्मा तो बड़ा कोई नहीं, ना ईडी है, ना सीबीआई, ना सरकार। तो आप भी देखते हैं कि क्या ये जो ईडी सीबीआई का यूज है ये ठीक किया जा रहा है? देखो, और पहले ईडी सीबीआई का यूज करो, फिर उनको अपनी पार्टी में ले लो। देखो ये किस तरीके की? मैं तो खैर कोई सी पार्टी में नहीं ना, मजे ये मैं फिर कह रहा, ये सारे राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक व्यक्तियों की ये समस्या है। हमारा तो ये है कि ना तो कर गलत करना और ना डरना। हाँ, कोई भी, मैं आपको बता दूं, अपने जीवन में मैं घर में अगर साइकिल भी लिया वो भी बिल से लाया, अगर टुल्लू पंप भी लगा तो बिल लेकर आया। 100% सरकार के जो कानून बने हुए उस हिसाब से टैक्स देता हूँ और उस हिसाब से ही अपने काम करता हूँ। मुझे जीवन में ज़्यादा ऐसी हाय नहीं रही कि मैं कुली बन लूँ। की दुआ से मेरे सारे बच्चे क्वालिफाइड है जी। मेरे ज़्यादातर अपनी शादी शुदा हो गए बच्चे, एक बेटा रह रहा जी। मेरे 2 बेटी 2 बेटे हैं जी। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी, बेटा में और बहू मेरी कनाडा में रहते हैं। और उससे बड़ी बेटी है वो एमडी डॉक्टर है, दामाद मेरा एमडी डॉक्टर है। उससे बड़ी बेटी है वो अब जॉब छोड़ दिया, बड़ी कंपनी में थी वो, पति है जो उनके मेरे दामाद है वो आर्मी में मेजर है, आजकल यहाँ पे ले में पोस्टेड है। सबसे छोटा है वो व्यापार कर रहा है अपना, अपनी दाल रोटी वो इसमें खा रहा है। तो इसलिए भाई हमें तो ना ज्यादा चाह है, हर व्यक्ति की एक चाह होती है, अगर उसके बच्चे सही है तो सब कुछ है उसके जीवन में। जिस पॉडकास्ट को हमने शुरुआत करा था राजकुमार भाटी के नाम से, उसी से हम ख़त्म करेंगे। तो अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो जाट महासभा का, जैसे आप अध्यक्ष हैं, और प्रशासन इसके ऊपर ढील देता है, तो क्या अगला स्टेप होगा राजकुमार भाटी को लेकर? प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा, अगर ना नहीं एफआईआर लॉन्च करिए, कार्रवाई का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस? उसके बाद उस पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मुकदमा काम कराने वाले जयवीर सिंह जी है, इनकी ओर से एफआईआर करी गई है। ठीक है, हाँ, ये हमारे महासचिव है। ठीक है, और नहीं करेंगे तो भाई
मुझे नहीं ऐसी हालांकि उम्मीद है कार्रवाई तो होगी, ठीक है। और मुकदमा काम होगा। सबसे बड़ा काम ये सरकार का, उन्होंने काम कर दिया, बाकी तो कोर्ट का काम है। पर मतलब ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं बोल दिया, मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है। अरे गलत ऐसा बोला। क्यों होगा? हमने ऐसा कभी नहीं करा जीवन में, जो कहा वो करा। हाँ, क्योंकि हम गलत नहीं करते कभी। ठीक है। हमारी हमेशा ये सोच रही है गलत नहीं करते, और ना करना चाहिए किसी को भी। ठीक। और हमारे लिए सारे समाज सम्मानित है, ठीक वो गुर्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज, सभी समाज, हम सबका सम्मान करें। ठीक है। लेकिन ये नहीं चाहते कोई हमारा अपमान करे। बिल्कुल। अगर करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी पद का किसी हो। पद। हाँ, हमें ऐसा कुछ नहीं है, जवाब दिया जाएगा। और उसके अच्छे काम है तो हम अच्छे भी कहे। मैंने अभी क्या बता आपको, हमने भाटी जी को ये भी कहा, हम उसे ज्ञानी व्यक्ति मानते थे, बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति मानते थे, लेकिन पता नहीं भाई पिछले 1.5 महीने से जीप पे क्या बैठा, उसकी ऊक चूकी बोल लगा, जीपी बोल लगा। तो मैं तो ये कहूंगा, उन्होंने गलत बोला, उसकी उसे सजा मिलेगी जी। और नियत जो जोड़ी बैठी ना, आप इस पर विश्वास रखिए, हम नोविनी संगठन में कोई भाग रहा है, हम हटने वाले नहीं, अंतिम छोर तक का उसे छोड़ खाओगे। ठीक है। हाँ। लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को आप, अंतिम मैसेज? भाई मैं तो अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दूंगा, साधुवाद भी दूंगा जी। भगवान कहना खूब तरक्की करे आप भाई, आज तक के बराबर का चैनल बने आपका। जी जी। और यही कहूंगा, ईमानदारी से काम करना, जहां भी करोगे सही को सही कहना। बिल्कुल। क्योंकि आजकल एक मीडिया का नया प्रचलन चल रहा, कुछ चंद पैसों के लिए उल्टी सुद्धी खबरें भी चला। हमेशा सत्य को सत्य कहना, बस मेरा तो यही आपसे निवेदन है, और यही मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए भी जी। आप खूब तरक्की करो, और हमारा सहयोग अच्छे कामों के लिए हमेशा है। जाट महासभा जीवन के अगर किसी मोड़ पर आवश्यकता पड़ी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी मिली। ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए लास्ट में। सब्सक्राइब करने के लिए मैं तो यही कहूंगा, मैं तो खुद कर रखा लो, मैं आपको अपना दिखाऊं, और बाकी मैं अपने जो दर्शक है इनके और हमारे चाहने वाले हैं उनसे भी मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ भाई इस चैनल को जरूर में भी देखे और इसको सब्सक्राइब भी करे। और मैं तो भाई खुद कर रखा, मेरी डब से आप देख सकते हो। नहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। धन्यवाद।